जरा कल्पना कीजिए, आज से करीब 2800 साल पहले का भारत, यानी 800 से 600 ईसा पूर्व का भारत। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के शानदार शहर जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सदियों पहले उजड़ चुके थे। अब भारत की कहानी का केंद्र बन चुका था गंगा नदी का विशाल मैदान, एक ऐसी जमीन जिसमें अनगिनत संभावनाएं थीं। ये क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाला था, यानी नदियों द्वारा लाई गई गाद, नई मिट्टी जो खेती के लिए बहुत उपयुक्त थी और जिसे प्रकृति ने भरपूर संसाधनों से नवाजा था। लेकिन इन सब वरदानों के बावजूद यहाँ एक बड़ी चुनौती थी, घने विशाल जंगल। ये जंगल इतने घने थे कि उस समय के लोग जो तांबा और पत्थरों से बने औजार का इस्तेमाल करते थे, इन जंगलों को साफ कर पाना उनके लिए मुश्किल था, या कह लीजिए नामुमकिन ही था। ऐसे औजार से जंगल काट कर खेती के लिए जमीन तैयार करना लगभग नामुमकिन था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, उस समय में जिसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इस दौर में जीवन का केंद्र था अपर गंगा वैली, यानी आज की पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा का इलाका। यहाँ का समाज था काफी हद तक कबीलाई, मतलब ट्राइबल इलाका था, यानी लोग समूह में रहते थे जो आमतौर के एक ही जात के रहते थे, एक ही वंश के रहते थे, और इनका जीवन आधारित था खेती और पशुपालन पर। इसे अंग्रेजी में एग्रो पेस्ट्रल कहते हैं। एग्रो यानी एग्रीकल्चर और पेस्ट्रल मतलब पशुपालन, मतलब खेतीहर और पशु पालने वाले लोग यहाँ पर छोटे छोटे गांवों में रहते थे, जिन्हें जन कहा जाता था। ये जन अक्सर अर्ध घुमंतु होते थे, यानी पूरी तरीके से अस्थाई भी नहीं थे और पूरी तरीके से घूमने वाले लोग भी नहीं थे। लेकिन अब वक्त आ गया था बदलाव का। अब गंगा के मध्य और निचले मैदानों में, यानी आज के पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके जो हैं, वो इतिहास की एक नई करवट लिखने वाले थे। यहाँ एक ऐसी क्रांति होने वाली थी जो भारत का नक्शा, भारत का समाज और भारत की राजनीति तीनों को हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। और इस क्रांति का नायक था एक नई धातु, लोहा। जी हाँ, आयरन या लोहा, द मेटल दैट फॉर्ज्ड एन एम्पायर, वो धातु जिसने इतिहास बदल दिया। लोहा कोई नई चीज नहीं थी, इंसान इसे पहले भी जानता था, कहीं कहीं इस्तेमाल भी होता था। लेकिन गंगा के मैदानों में जब यह धातु पहली बार सच में अपने पूरे असर के साथ उतरी, तो वह सिर्फ एक नई तकनीक में बदलाव नहीं लेके आई, वो इतिहास की दिशा बदल देने वाली एक गहरी क्रांति बन गई। पुरातात्विक खोजें हमें बताती हैं कि भारत में लोहे की शुरुआत किसी बाहरी दुनिया से नहीं हुई थी। यह तकनीक यहीं जन्मी थी, अपने ही समाज में और जरूरतों के बीच। उत्तर प्रदेश में स्थित दो महत्वपूर्ण स्थल हैं, मल्हार और लहुरा देव, इसका प्रमाण देते हैं। मल्हार पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में बनारस के पास स्थित है। यहाँ से मिले लोहे के औजार, ढलाई की भट्टियाँ और पुराने कार्यशालाओं के अवशेष यही साबित करते हैं कि यहाँ का इलाका बहुत पहले से धातु निर्माण का केंद्र रहा है। और दूसरी ओर लहुरा देव, जो संत कबीर नगर जिले में स्थित है, वो भारत के सबसे पुराने कृषि और मिट्टी के बर्तन, जिसे पोट्री इंग्लिश में कहते हैं, साक्ष्यों के लिए जाना जाता है। यहीं से लोहे के इस्तेमाल के शुरुआती प्रमाण भी मिले हैं। इन स्थलों ने यह साफ कर दिया था कि भारत लोहे की तकनीक का एक स्वतंत्र केंद्र था। यह कोई बाहर से आयात की गई चीज नहीं थी। समय के साथ यह तकनीक धीरे धीरे गंगा के मैदानों में फैलने लगी, और जब तक हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 600 BCE तक पहुंचे, तो लोहे ने पूरे गंगा मैदानी क्षेत्र की शक्ल बदल दी। दो औजारों ने इस बदलाव को दिशा दी, लोहे की कुल्हाड़ी और लोहे का फाल वाला हल। ये औजार सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं थे। लोहे की कुल्हाड़ी ने पहली बार इंसान को यह ताकत दी कि वो गंगा के घने जंगलों को बड़े पैमाने पर काट सके और जमीन को खेती के लायक बना सके। वहीं लोहे का फाल, जो हल का वो हिस्सा होता है जो मिट्टी को चीरता है, उस कठोर जलोढ़ मिट्टी को भी गहराई तक जोत सकता था, जिसे पहले के औजार छू भी नहीं सकते थे। इस तकनीकी बदलाव का असर बेहद गहरा और व्यापक था। एक तरफ यह बदलाव आम किसानों के जीवन में आया। लोहे की सस्ती कुल्हाड़ी और हल अब किसी राजा या जमींदार की संपत्ति नहीं थे, हर मेहनती इंसान के हाथ में थे। अब कोई भी जंगल काटकर जमीन तैयार कर सकता था, खेती कर सकता था और अपनी मेहनत से समृद्धि कमा सकता था। इतिहासकार गॉर्डन चाइल्ड कहते हैं,
सस्ते लोहे ने खेती को लोकतांत्रिक बना दिया था और यही हुआ। अब संपन्नता सिर्फ कुछ वर्गों तक सीमित नहीं रही, हर किसान के लिए दरवाजा खुल गया। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी था। ठीक उसी लोहे से बेहतर, घातक और टिकाऊ हथियार भी बनने लगे थे। राजाओं और सरदारों ने तलवारें ढलवाई, भाले बनवाए, तीरों के सिर तेज करवाए। अब उनके पास न सिर्फ खेती से आने वाला कर था, बल्कि हथियारों से लैस अस्थायी सेना भी थी। उन्होंने पड़ोसियों पर चढ़ाई शुरू कर दी, सीमाएं बढ़ाई, धीरे धीरे छोटे जनपदों को मिलाकर एक बड़े राज्य बना डाले। और यहीं से एक विरोधाभास पैदा हुआ। एक तरफ जहां उत्पादन आम लोगों के हाथों में था, वहीं सत्ता कुछ खास लोगों के हाथों में केंद्रित होती जा रही। किसान आजाद होकर खेती कर रहा था, लेकिन उसकी उपज पर अब कर वसूला जा रहा था। जिस तकनीक ने उसे ताकत दी, उसी ने उसके ऊपर एक नई तरीके की राजनीतिक व्यवस्था को जन्म दिया। यही था वो दौर जब भारत में पहली बार महाजनपद उभरने लगे थे। ऐसे शक्तिशाली राज्य जिनके पास अपनी सीमाएं थीं, अपनी सेनाएं थीं और अपनी राजधानियां थीं। गंगा का मैदान जो कभी जंगलों से ढका हुआ था, अब महलों, दुर्गों और बाजारों से सजने लगे थे। और इस पूरे परिवर्तन के पीछे खड़ा था एक साधारण सा दिखने वाला लेकिन असाधारण प्रभाव वाला तत्व, लोहा। एक धातु जिसने किसान को जमीन दी, राजा को राज्य दिया और भारत को उसका पहला राजनीतिक स्वरूप दिया। द मेटल दैट फॉर्ज्ड एन एम्पायर। वाकई ये सिर्फ एक तकनीक ही नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिससे भारत की पहली राज व्यवस्थाएं, पहली राजधानियां और एक नया इतिहास गढ़ा गया।